नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से जुड़ी खबर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी क्या जल्द ही शादी के गठबंधन में बनने वाले हैं? गांधी परिवार में क्या जल्द ही शहनाई बजने वाली है? क्या सोनिया गांधी को जल्द ही बहू मिलने वाली है? इस सवाल का जवाब रायबरेली में खुद राहुल गांधी ने दिया। जहां कार्यकर्ता ने उनसे सवाल पूछा तो राहुल ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी एक सवाल पर फंस गए और यह सवाल था उनकी शादी का, जिसे लेकर किसी और ने नहीं, खुद उनकी बहन प्रियंका ने ही उन्हें फंसा दिया। प्रियंका ने जब जोर डाला तो राहुल गांधी को जवाब देना ही पड़ गया। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। राहुल गांधी की शादी की चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन इस बार राहुल गांधी खुद अपने ही बयान में फंस गए हैं। दरअसल ये बयान राहुल गांधी ने भले ही रायबरेली में हल्के फुल्के अंदाज में दिया हो, लेकिन अब राहुल गांधी की दुल्हन कौन होगी, इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के रायबरेली में पर्चा भरने की तस्वीर, जिसमें राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। यानी राहुल गांधी अपने बयान पर कायम रहे और उन्होंने जल्द ही शादी की, तो अगली बार इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी की धर्मपत्नी भी नजर आएंगी। सोनिया गांधी की बहू और प्रियंका गांधी की भाभी अगली बार नामांकन के दौरान नजर आ सकती हैं। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। रायबरेली लोकसभा सीट से पर्चा भरने के बाद 53 वर्षीय राहुल गांधी की ये पहली जनसभा थी। बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलने के साथ ही राहुल हल्के फुल्के अंदाज में भी दिखे। अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए उन्होंने मंच से अपनी छोटी बहन प्रियंका वाड्रा की तारीफ की। इस बीच भीड़ से किसी महिला ने शादी को लेकर सवाल किया। पहले तो राहुल गांधी ने इग्नोर किया, लेकिन प्रियंका के कहने पर कि उसके सवाल का जवाब दो, कांग्रेस सांसद ने कहा अब जल्द ही करनी पड़ेगी। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। एक और यूपी की हॉट सीट रायबरेली से राहुल चुनावी मैदान में हैं। वहीं उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में प्रचार करके अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद रायबरेली की जनता के सामने राहुल गांधी ने प्रियंका की तारीफ भी की। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी शादी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देने के बाद राहुल ने मुस्कुराते हुए मंच छोड़ दिया, लेकिन उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यानी सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी जल्द ही शादी करने वाले हैं, या फिर उन्होंने अपना ये बयान हल्के फुल्के अंदाज में ही दिया था? न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और कोलिहान खदान में हादसे के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। तकरीबन 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जो अब खत्म हो चुका है। खदान में फंसे 14 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई। उपेंद्र कुमार पांडे का शव मोर्चरी में रखवाया गया है। अभी मौत को लेकर पुलिस और प्रशासन कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहा है। तो तकरीबन 15 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। कल रात यह हादसा हुआ और तभी से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। राहत की बात यह है कि 14 लोगों को इसमें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुल 15 अधिकारी फंसे हुए थे, जिसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। लेकिन दुखद बात यह है कि इस हादसे में
चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई है। उपेंद्र कुमार पांडे के शव को फिलहाल मोर्चरी में रखवाया गया है, लेकिन इसे लेकर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक मौत को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बचती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर कोई टिप्पणी अब तक सामने नहीं आई है। तो खदान में 14 लोग जो फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों की स्थिति खराब है, घायल अवस्था में है। इसे लेकर उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं दुखद खबर यह है कि उपेंद्र कुमार पांडे की इस हादसे में मौत हो गई है। 15 लोग फंसे हुए थे, 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जबकि एक अधिकारी की इसमें मौत हो गई। तो विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र कुमार पांडे की मौत हो गई है। तस्वीर भी उनकी दिखा रहे हैं जहां पर खदान में फंसने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा कैसे हो गया, जो मौत हुई है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। हालांकि इसे लेकर जांच भी की जाएगी और जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन करके 14 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक ऑफिसर को बचा नहीं सके। 15 लोगों को रेस्क्यू किया है, एक एडमिट है और एक सर डेट क्या नाम है सर? पांडे जी, उपेंद्र पांडे। ये सब गुजरात से आए थे या यहीं से थे? जो विजिलेंस की टीम है उसके साथ विजिलेंस की टीम के थे, आए कहाँ से थे तो मुझे पता नहीं, ये बताएंगे प्रॉपर वर्षा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेठी और रायबरेली में 5वें चरण के चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक पूरे दमखम के साथ, जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी है। एक तरफ सीएम योगी अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी सियासत की विरासत बचाने के लिए अमेठी और रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। पांचवें चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी और रायबरेली, जहां सबकी नजर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी पर टिकी है। बात विकास बनाम परिवारवाद की हो रही है और बड़े बड़े नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनाधार जुटाने के लिए मंच पर उतर चुके हैं। दरअसल दूसरी बार जीत के लिए स्मृति ईरानी अमेठी में अपना घर बना चुकी हैं, तो प्रियंका गांधी पिछले कई दिनों से रायबरेली में डेरा डाल चुकी हैं, ताकि रायबरेली के साथ अमेठी तक अपनी पकड़ बना सकें। लेकिन जो तस्वीर आज अमेठी के जगदीशपुर से आई, वो कांग्रेस के लिए चुनौती से कम नहीं, क्योंकि स्मृति ईरानी के पक्ष में वोट मांगने के लिए खुद सीएम योगी जनता के बीच नजर आए। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का जो परिवार यहां से प्रतिनिधि बनकर के, सांसद बनकर के जाता था, देश का नेतृत्व करता था, अगर उनके सभी कार्यकालों को मिलाकर के देख लिया जाए तो वह उतनी बार नहीं आए होंगे जितनी बार मात्र 5 वर्ष में स्मृति ईरानी जी अमेठी संसदीय क्षेत्र का दौरा किए। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि स्मृति जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में ये देश को प्रमाणित कर दिया कि लोकतंत्र में जमीन पर रहकर जब संगठन और सरकार काम करती है तो बड़े बड़े शहजादों की किले को ढाने की हिम्मत सामान्य वोटर में आ जाती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और इस मुकाबले को और खास बनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी छोटी छोटी जनसभा के जरिए जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश इसलिए क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण से लेकर संपत्ति बंटवारे को मुद्दा बना दिया है। उनके स्तर के व्यक्ति आपको कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कांग्रेस पार्टी धर्म विरोधी है, तुम्हारे गाय तुम्हारे वो भैंस चुरा लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री के स्तर की बात है ये कि आपके गहने हैं, कांग्रेस पार्टी एक्स्ट्रा लाएंगे, अपने घरों में घुसेंगे, आपके मंगलसूत्र, आपका सोना ढूंढेंगे एक्सरे की मशीन से और उसको लेके किसी और को दे देंगे। आपके पास 2 घर है तो 1 घर ले जाएंगे, आपके पास 2 गाड़ी है तो 2 गाड़ी ले जाएंगे और 2 भैंसे हैं तो 1 भैंस ले जाएंगे। अमेठी और रायबरेली की पिक्चर किसके लिए हिट, किसके लिए फिट बैठने वाली है, इसे वोट प्रतिशत से भी समझा जा सकता है।
अमेठी में 2019 लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझें तो बीजेपी को 49% वोट मिले। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को महज 43% ही वोट मिले। बात रायबरेली की करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 55% वोट मिले, जब सोनिया गांधी चुनाव मैदान में थी, और बीजेपी 21% से 38% वोट शेयर पर पहुंच गई। यानी जब राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़े तो उनकी करारी हार हुई। तो अब राहुल गांधी की डगर अमेठी छोड़ रायबरेली है, जहां सोनिया गांधी को मिले वोट प्रतिशत को बचाने के साथ विरासत की सियासत को कायम रखने की डबल चुनौती है। और इसी कोशिश में प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में डेरा जमा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि जिस दिन वो हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन वो सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहेंगे। सुनिए। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूं कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। और मुसलमानों पर पीएम मोदी के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मटन मछली मंगलसूत्र पर प्रधानमंत्री बात न करें। मुसलमानों पर ये शब्द पीएम के ही हैं। पीएम 10 साल की उपलब्धियों पर बात करें। उन्होंने कहा कि पीएम 10 साल के काम पर चर्चा करें। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनाते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि हिम्मत की बात बहुत करते हैं आप, 56 इंच छाती तो है ही आपका, ये सब करते हैं, तो उनको डराते क्यों नहीं? पार्टी से निकालते क्यों नहीं? भाई ये संविधान के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये देशद्रोही का काम है, ऐसा बोलिए। अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते रहते। और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने न्यूज़ 18 इंडिया पर दिए गए पीएम के इंटरव्यू पर कहा कि पीएम सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। तो वहीं राजस्थान मुस्लिम मंसूरी महापंचायत के नायब काजी ने पीएम मोदी का समर्थन किया। उन्होंने पीएम के बयान को शिक्षा से जुड़ा बता दिया। सुनिए। उनको सियासत बंद कर देनी चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा तो उनके नीचे जो मंत्रीगण हैं वो जो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? हमें वोट ना दो तो पाकिस्तान चले जाओ। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं, हमको भारत से प्यार है। हमने ये निर्णय लिया था विभाजन के समय कि हमें भारत में रहना है, तो फिर भारत के लोगों को पाकिस्तान से लिंक क्यों करते हैं? ये पाकिस्तान का नाम हमारे चुनाव में क्यों आता है? माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इस बयान से अपने आप को अलग कर लिया कि उन्होंने खुसूसी तौर पर किसी खास कम्युनिटी के लिए बात नहीं कही थी। हम कहते रहे कि NFHS का जो सर्वे है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4, वो पटल पर मौजूद है। अभी 5 जो कंप्लीट नहीं हुआ है वो भी सामने आएगा, तो उसमें भी बातें क्लियर हो जाएंगी। और करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के सीएम हाउस में राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी दिल्ली की सड़कों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि महिला सांसद के साथ अभद्रता पर केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। बीजेपी इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। और फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लग गई। खबर है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बनाया है। देखिए रिपोर्ट। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में बड़ा एक्शन।
क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रोहित गोदारा को बनाया आरोपी। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में क्राइम ब्रांच फुल एक्शन में है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर रोहित गोदारा को भी आरोपी बना दिया। खबर है कि आरोपी रफीक चौधरी और हरपाल सिंह से पूछताछ के बाद रोहित गोदारा का नाम भी आरोपियों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड माने जाने वाले रफीक चौधरी ने सलमान खान के घर के अलावा 2 और घरों की भी रेकी की थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में बताया कि अनमोल बिश्नोई के साथ रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग करने का आदेश दोनों शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिया था। फायरिंग से पहले और फायरिंग को अंजाम देने के बाद रफीक चौधरी लगातार अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा से सिग्नल ऐप के जरिए कॉन्फ्रेंस कॉल पर था। इतना ही नहीं, उसके पहले भी बातचीत होने के सुराग क्राइम ब्रांच को मिले हैं। क्राइम ब्रांच ने इस बातचीत के सबूतों को इकट्ठा किया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक पूरी प्लानिंग में रोहित गोदारा भी शामिल था। इसके पुख्ता सबूत है और कॉल रिकॉर्ड से सबसे अहम है। यही नहीं, हरियाणा से गिरफ्तार आरोपी हरपाल सिंह ने भी अब तक की पूछताछ में कबूल किया कि रोहित गोदारा ने भी सलमान खान के घर पर फायरिंग का आदेश दिया था और उस दौरान रोहित गोदारा ने वॉइस कॉल के जरिए शूटरों से बातचीत भी की थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई दोनों सलमान के घर पर फायरिंग के वक्त हर स्थिति को मॉनिटर कर रहे थे। इस दौरान रफीक चौधरी लगातार उनके साथ संपर्क में था और पल पल की अपडेट दे रहा था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह और खैरी सलमान खान के घर पर फायरिंग की पूरी साजिश में शामिल था और उसके ऊपर पैसे मुहैया करवाने और रेकी करवाने का आरोप। क्राइम ब्रांच के मुताबिक हरपाल सिंह डायरेक्ट रोहित गोदारा और अनमोल बिश्नोई से कांटेक्ट में था और रफीक चौधरी को हरपाल ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए रिक्रूट किया था। पिछले 5-6 सालों से हरपाल सिंह लॉरेंस गैंग के लिए काम कर रहा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक रफीक चौधरी को हरपाल सिंह ने 3 लाख रुपए दिए थे। उसमें से 2 लाख रुपए रफीक ने शूटरों सागर पाल और विक्की गुप्ता को दिए थे। हरपाल सिंह को 3 लाख रुपए किसने दिए थे, इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने गोली चलाई और फिर मौके से फरार हो गए थे। इस मामले में क्राइम ब्रांच अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। और रुक करेंगे अब पाकिस्तान से मिल रही बड़ी खबर का। गरीबी भूखमरी से बेहाल परेशान पाकिस्तान अब अपनी प्रॉपर्टी बेचकर घर का खर्च चलाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी कंपनी बेचने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पहले घाटे वाली कंपनियों को बेचेगा। देखिए रिपोर्ट। से लेकर जीने के लिए जरूरी चीजें तक सब महंगी है, बेहद महंगी हो चुकी हैं।
पाकिस्तान में दूध की कीमत 210 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। आटे के दाम 800 रुपए प्रति किलो हैं। चावल 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। अंडे 250 रुपए के 1 दर्जन मिल रहे हैं, तो वहीं चीनी 140 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। और चिकन की तो पूछिए ही मत, 400 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर चुका है। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर है। सरकार के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान फिलहाल सुस्त ग्रोथ, नकदी की कमी, करेंसी में कमजोरी और ऊंची महंगाई दर जैसी कई मुश्किलों का सामना कर रहा है।